नमस्कार। हम पढ़ रहे थे खनिज एवं चट्टान। उसी टॉपिक को आगे पढ़ते हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था चट्टान किसे कहते हैं, चट्टान किससे बनी होती है, और फिर हमने बात की थी पृथ्वी की प्रॉपर्टी में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, संपूर्ण पृथ्वी में कौन से तत्व पाए जाते हैं, और प्रॉपर्टी में कौन से खनिजों की अधिकता होती है। फेल्डस्पार, क्वार्टर्स, पाइरोक्सीन, माइका, ओल्विन, इन सब पे हमने डिस्कस किया था। ओके, सबसे पहला सवाल यहां पे दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूं। चट्टान किसे कहते हैं? चट्टान किसे कहते हैं तो आप याद रखें कि चट्टान खनिजों का संगठित रूप है। बस इतनी बात है। चट्टान क्या होता है? खनिजों का संगठित रूप, संगठित रूप चट्टान कहलाती हैं। ओके जी, आप इसको थोड़ा सा आम भाषा में सीधा सीधा समझ ले। जैसे ये खनिजों के कण, अब हम खनिज ने मान के इसको एक मिनट के लिए मान लो ये रेत के कण है, रेत के कण, बालू रेत के कण, और ये आपस में चिपक जाएं और चिपक के एक हो जाएं, चिपक के एक हो जाएं तो ये आपकी क्या हो जाएगी? चट्टान हो जाएगी, और इसका नाम हो जाएगा बालू पत्थर। बालू पत्थर। यही बात हमने यहां पे लिखी है। खनिजों का संगठित रूप क्या कहलाता है? चट्टान। ओके, अब चट्टान की निर्माण प्रक्रिया या संरचना दोनों एक ही बात है। निर्माण प्रक्रिया या संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर चट्टानें तीन प्रकार की होती हैं। कोई बहुत कठिन टॉपिक हम इसको नहीं कह सकते, बहुत आसान सा टॉपिक रहता है। संरचना के आधार पे या निर्माण प्रक्रिया के आधार पे चट्टान आपकी तीन प्रकार की होती हैं। पहली होती है आगन्य चट्टान। आगन्य चट्टान, नाम से ही पता चल रहा कि आग से बनती है। आग से तो नहीं बनती, अत्यधिक गर्म लावा, जो ज्वालामुखी का लावा धरातल को फाड़ के बाहर आता है और ठंडा होके जमता है, उससे जो आपकी चट्टान बनती है उसका नाम होता है आगन्य। दूसरी आपकी चट्टान होती है अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान। और तीसरी होती है कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। कायांतरित या रूपांतरित, रूपांतरित चट्टान। ओके, अब एक बार आप इन तीनों को मेनली समझे। ये आगन्य चट्टान बनती कैसे है? धरती के अंदर से, पृथ्वी के अंदर से, भूगर्भ से अत्यधिक तप्त लावा आता है, और वो लावा आके बाहर ठंडा होके जम जाता है, और उसके ठंडा होने से जो चट्टान बनती है उसको कहते हैं आगन्य चट्टान। उसका नाम क्या है? आगन्य चट्टान। अब आप सबसे पहले अपने दिमाग में ये सेट करें कि आगन्य चट्टान पृथ्वी के अंदर के लावा के बाहर आने से बनती है, तो आपके अधिकांश सवाल अपने आप क्लियर हो जाएंगे। जैसे, क्या आगन्य चट्टानों में जीवाश्म पाए जाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के अंदर जीव जंतु वनस्पति होती ही नहीं है। अगला सवाल, तो पाया क्या जाएगा?
अब जो पृथ्वी के अंदर होता है वही पाया जाता है। पृथ्वी के अंदर क्या होता है? लोहा, सोना, चांदी, तांबा, सीसा, ये धात्विक खनिज होते हैं, तो ये धात्विक खनिज पाए जाएंगे। अब कोई भी चीज गर्म बाहर आई और वो ठंडी होके जमेगी तो धीरे 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 पूरी एक बन जाएगी, तो अलग अलग परतें ही नहीं होंगी, बिल्कुल परत नहीं होंगी। और उसके अंदर जैसे जमेगी तो उसके अंदर क्या बनेंगे? रवे व कण बनेंगे। तो ये सारी चीजें आप केवल इस बात से समझ सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर का लावा बाहर आता है और बाहर आके ठंडा होता है। जो जो ठंडा होता जाता है ठंडा होके जमता है, और जमने से आपका क्या बनता है? आग्नेय चट्टान। अवसादी चट्टान कैसे बनेंगे? ये कोई पर्वत है, पर्वत यानी आग्नेय चट्टानों से बना है या कायांतरी चट्टानों से बना है। इसको नदी काट काट के और किसी नीचे स्थान पे ले जाके जमा कर दे, यानी अवसादी चट्टान, नाम से ही पता चल रहा है अवसाद। अवसाद यानी पहले से कोई चट्टान है और उसको काट के कोई कारक दोबारा से जमा कर दे तो उसका नाम होता है अवसादी चट्टान। अब आप देख लो, अवसादी चट्टान 95% पानी के अंदर बनती है। क्यों बनती है पानी के अंदर? ऐसा कोई नियम नहीं है कि पानी के बाहर अवसादी चट्टान नहीं बनेगी, बनेगी। अब हवा के साथ बालू रेत उड़ के आए और वो कहीं जमा हो, धीरे धीरे जमा होती जाए तो बालू रेत का पत्थर बन सकता है, लेकिन ऐसी संभावनाएं कम होती हैं। पानी के अंदर दो चीजें होती हैं। एक चीज तो पानी के अंदर ये होती है कि पानी के अंदर कोई डिस्टरबेंस नहीं होता। जहां पानी भरा है वहां नीचे जाके रेत जम गई तो हजारों सालों तक भी उसको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। धरातल पे जहां पानी नहीं है वहां हवा वहां से उसको उठा के दूसरी जगह जमा कर देगी। कोई जीव जंतु आ जाएगा, इंसान आ जाएगा, गाड़ी आ जाएगी और कुछ आ जाएगा, या कुछ नहीं आता। एक तो बात ये, और दूसरी बात ये कि पानी के अंदर दबाव ज्यादा होता है, दबाव, प्रेशर, और पानी के भार से जो कण होते हैं वो जल्दी चिपक जाते हैं और चिपकने से आपकी क्या बन जाती है? अवसादी चट्टान। अब पानी के अंदर बनी तो आपको पता है पानी के अंदर क्या होंगे? जीव जंतु। तो इन चट्टानों में जीव जंतुओं के अवशेष मिलेंगे। आपको शायद पता होगा पेट्रोलियम और खनिज तेल, खनिज तेल, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस किससे बनते हैं? जीव जंतुओं से। विशेषकर आप ये कह सकते हो मछली जो होती है वो पानी के अंदर दब जाती है, और जब उसके ऊपर दबाव पड़ता है तो वो मछली जैसे टमाटर फूटता है ऐसे फूट जाती है और उसके अंदर की चर्बी बाहर आती है, और वही चर्बी उन चट्टानों के रंध्रों में, चट्टानों के बीच में दरारों में भर जाती है। वही आपका खनिज तेल या प्राकृतिक गैस होती है। तो इन चट्टानों में क्या मिलेंगे? ईंधन खनिज मिलेंगे। और जब आग्नेय या अवसादी चट्टान किसके कारण? तापमान के कारण या दबाव के कारण, दबाव के कारण अपना रूप बदल ले, अपने आप को बदल ले, तो उसका नाम होता है कायांतरित चट्टान। क्या नाम होता है? कायांतरित चट्टान। आप देखिए, एक चट्टान होती है सेल, सेल, SHALE, एक होती है ये वाली सैल, रोक। इसका मतलब तो होता है चट्टान, और ये बेटा बारीक कणों वाली अवसादी चट्टान होती है। और जब इसके ऊपर दबाव पड़ता है तो ये कठोर हो जाती है, और कठोर होने से सैल स्लेट में बदल जाती है। सैल किस में बदल जाती है? स्लेट में। बात समझ में आई क्या? सैल किस में बदल जाती है? स्लेट में बदल जाती है। तो इस प्रकार कायांतरित चट्टान बनती है। अब एक एक को हम दोबारा से पढ़ेंगे, कहीं कोई समस्या का विषय है ही नहीं। आप केवल, आजकल के बच्चों में एक बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जैसे हमने क्लास शुरू की तो वो ये चाहता है कि सर आप धीरे पढ़ा रहे हो, मैं तो 5 मिनट में ही सारी चीजें सीखना चाहता हूं। ऐसा ना तो पॉसिबल होता है और न उससे स्थायित्व आता है नॉलेज में। इसलिए धैर्य के साथ बैठे। सबसे पहला काम है धैर्य, विशेष करके ऑनलाइन क्लास में। ऑफलाइन में तो टीचर आपको बोल देता है, बता देता है भाई कहाँ ध्यान कहाँ है आपका। ऑनलाइन में तो ये सारी जिम्मेदारियां आपके ऊपर होती हैं। तो सबसे पहले धैर्य के साथ बैठे, अपना रजिस्टर ले, पेन ले, जो भी बात मैं आपको बता रहा हूं
वो पहले सुने, फिर आपको लगे, वो सब बातें नोट करते चलो, और इस प्रोसेस से आप सब कुछ सीख सकते हो। और यदि आपने जल्दबाजी की तो आप किसी भी स्थिति में नहीं रहोगे, नहीं तो आपको बात समझ में आएगी और न ऐसा रहेगा कि नहीं आएगी, बीच की स्थिति बन जाएगी। सबसे खतरनाक होता है बीच की स्थिति। आपको कुछ नहीं आता, ये बहुत अच्छी बात है, कुछ नहीं आता तो आप क्लीन स्वीप हो, आप नया अक्षर उसमें लिखने शुरू करोगे तो लिखा जाएगा। आप सीखना चाहोगे तो सीख जाओगे, लेकिन आपके पास आधा अधूरा ज्ञान है तो वो बहुत समस्यात्मक होता है, उससे बचना चाहिए। मैं तो ये कहता हूं कि अभी भी आप सीख रहे हो तो 100% सीखो, नहीं तो सीखो ही मत। ओके, अब हमारी पहली चट्टान हम पढ़ेंगे आगन्य। पहली चट्टान हमारी आगन्य चट्टान। आगन्य जो चट्टान होती है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक, ओके, ये इग्नियस रॉक है। सबसे पहला सवाल होता है कि इग्नियस शब्द क्या है, तो आपको पता रहना चाहिए कि आगन्य शब्द लैटिन भाषा के इग्निस, ये लैटिन भाषा के इग्निस शब्द से लिया गया है, इग्निस। और इस इग्निस शब्द का अर्थ होता है आग, अग्नि। इग्निस से लिया है, जिसका अर्थ है आग या अग्नि। 5 से 10% क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो बहुत बेसिक लेवल से भी नीचे के होते हैं। जैसे शब्द पूछ लिया जाए कि आगन्य शब्द कौन सी भाषा से लिया गया है, तो लैटिन भाषा से। ये बिलो लेवल के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ध्यान भी रहना चाहिए। अब क्या आग से कोई चट्टान बन सकती है? ना, मतलब ही नहीं है। अभी कैसे बनेगी बताओ? आग से नहीं बनती। एक्चुअली वास्तविकता में आगन्य चट्टान जो है वो किससे बनती है? आगन्य चट्टान पृथ्वी के अंदर से लावा बाहर आता है। क्या बाहर आता है? लावा। और इससे पहले मैं आपको ज्वालामुखी टॉपिक पढ़ा चुका हूं, तो आपको पता है ताजा निकले लावा का तापमान 600 से 1200 डिग्री सेल्सियस होता है। और जब 600 से 1200 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है तो ये कैसा दिखेगा? लाल। और आपके आग भी कैसी होती है? लाल। इसलिए दिखाई आग की तरह दिखाई देता है। और ये जब अत्यधिक गर्म लावा ठंडा होके जमता है तो आपकी कौन सी चट्टान बनती है? आगन्य। ये लावा बाहर आके ठंडा होके जम गया और इससे आपकी चट्टान बनेगी आगन्य। आगन्य चट्टान बनेगी। सबसे पहली बात, क्या आगन्य चट्टान का निर्माण अग्नि से होता है? नहीं, नहीं होता भी। वास्तविकता में इसका निर्माण किससे होता है? तो आप देखें, वास्तविकता में आगन्य चट्टान का निर्माण, आगन्य चट्टान का निर्माण ज्वालामुखी से निकले, ज्वालामुखी से निकले अति तप्त लावा। अति तप्त, ये बहुत ज्यादा गर्म है, 600 से 1200 डिग्री तापमान है। अति तप्त लावा के ठंडा होकर जमने से होता है। सही बात है भी, इसका निर्माण कोई आग से नहीं होता, इसका निर्माण लावा के ठंडा होकर जमने से होता है। ओके, अब आप देखिए, पदार्थ के ठंडा होने पर, या आप ये कह सकते हो पदार्थ के तरल से ठोस होने पर, भाई ये तरल जो लावा है इसको तो हम चट्टान कहते ही नहीं है। तो तरल जब पहली बार ठोस होती है तो ठोस होते ही क्या बनती है? ठोस होते ही आगन्य चट्टान बनती है।
पदार्थ के तरल से ठोस होने पर सबसे पहले आग्नेय चट्टान तरल से ठोस होने पर बनती है। अवसादी और कायांतरी चट्टान ठोस पदार्थों से ही बनती है, यह बात ध्यान रखना। अब चट्टान कब बनेगी? जब ठोस होगी, और पहली बार ठोस होते ही कौन सी चट्टान बनती है? आग्नेय। और इसलिए इसको क्या कहते हैं? प्राथमिक या मूल चट्टान कहते हैं। पदार्थ के तरल से ठोस होने पर सबसे पहले आग्नेय चट्टान बनती है। आग्नेय चट्टान बनती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? प्राथमिक। प्राथमिक का मतलब होता है सबसे पहले बनने वाली। मूल, क्योंकि बाकी चट्टान जो अवसादी और कायांतरी थे वो इसी से बनती है, इसलिए इसको मूल चट्टान कहते हैं। प्राथमिक या मूल, एक और नाम भी हो जाता है जनक सेल, एक और नाम भी उपयोग कर देते हैं, पैतृक सेल कहते हैं। ओके भी, ये इतने नाम क्यों हुए? आपकी अवसादी और कायांतरी चट्टान दोनों का निर्माण आपकी अवसादी और कायांतरित दोनों चट्टानों का निर्माण आग्नेय चट्टानों से होता है, और इसीलिए इनका नाम क्या है? इसीलिए इनका नाम है प्राथमिक चट्टान, मूल चट्टान, जनक चट्टान या पैतृक चट्टान। ये सब इसी के नाम। इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। ये बात क्यों कही? तरल पदार्थ के ठोस होने से। पृथ्वी के अंदर तरल पदार्थ होता है, वो जब बाहर आके जमता है तब चट्टान बनती है। तो पहली बार यही चट्टान बनती है, इसलिए इसका नाम प्राथमिक चट्टान, जनक सेल, पैतृक सेल भी होता है। और अब हम बात करेंगे आग्नेय चट्टानों की विशेषताओं की। इसकी बात करेंगे, आग्नेय चट्टानों की विशेषताएं हम देखेंगे। भाई कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है, इस प्रकार के सवाल हमारे विशेषताओं से पूछे जाते हैं। एक बात आपको पर्टिकुलर दिमाग में क्या रखनी है कि पृथ्वी के अंदर से लावा बाहर आता है, और उस लावा के ठंडा होकर जमने से आपकी कौन सी चट्टान बनती है? उस लावा के ठंडा होकर जमने से आपकी आग्नेय चट्टान बनती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अब ये बात ध्यान रख के इसकी विशेषताएं हम देखेंगे। पहली विशेषता, ये चट्टान कठोर होती हैं। तो आप एक बात बताओ, जब कोई भी चीज तरल से ठंडी होगी तो जब जमेगी तो ठोस बनेगी, कठोर बनेगी। एक तो आप पहाड़ से पत्थर आया गुड़ के, और वो आपस में चिपका, रेत के कण आपस में चिपके, और एक तरल से ठंडा होके ठोस बना। तो कौन सी कठोर होगी? कॉमन सेंस से कौन सी कठोर होगी? जो तरल से बनेगी। आपके घर पे घी जमाते हैं, आप उसको तरल करके टिफिन में डालोगे, फिर वो जमेगा तो कठोर बनेगा। और आप घी को ऐसे किसी चम्मच से उठा के डाल दोगे, उसको दबा भी दोगे तो उतना कठोर नहीं बनेगा जितना तरल होके ठंडा होने पर बनता है। तो ये तरल पदार्थ के ठंडा होकर जमने से बनती, इसलिए कठोर होती। ओके। दूसरी बात, इनमें रवे
ये रवे क्या होते हैं? कभी आपने पत्थर के अंदर ऐसे निशान देखे कि लावा के बहने के निशान, मतलब लावा किधर से बह के गया था उसके निशान मिलते हैं, उस चिन्हों को रवे कहते हैं, है ना। रवे को क्रिस्टल ये भी कहते हैं, क्रिस्टल ये। इनमें रवे व दाने पाए जाते हैं, दाने पाए जाते हैं। बिल्कुल पहले दाना बनेगा, फिर वो ठंडी होके आपकी क्या बनेगी? ठोस बन के चट्टान बनेगी। आपने कभी बहुत बारीकी से एक चीज एनालिसिस की है क्या कि यदि आप सर्दियों में टिफिन में घी डालोगे तरल करके, तो वो घी बारीक कणों वाला होगा। जैसा डालोगे, क्योंकि वो डालते ही तुरंत जम जाएगा, तो बहुत छोटे छोटे कण बनेंगे। और गर्मियों में घी क्या होता है? दानेदार होता है, बड़े बड़े कण होते हैं, इतने बड़े बड़े घूमते रहते हैं। क्योंकि वो धीरे धीरे ठंडा होके जमता है। तो याद रखना, जब लावा जल्दी ठंडा होके जमेगा तो आग्नेय चट्टानों में कण जो होंगे वो बारीक होंगे, और जब धीरे धीरे ठंडा होके जमेगा तो कण जो होंगे वो मोटे होंगे, बड़े होंगे, और धीरे धीरे लावा बहेगा तो रवे भी ज्यादा होंगे। क्या ज्यादा होंगे? रवे भी ज्यादा होंगे। दोनों बातें आपको याद रखनी है। तो इनमें क्या पाए जाते हैं? रवे व दाने पाए जाते हैं। ठीक है जी, मतलब ये रवेदार व दानेदार होती हैं। ये बात जो मैंने अभी बताई ये लिख देते हैं, नोट। जब लावा धरातल के बाहर आ जाता है, बाहर आ जाता है, तो बाहर आ गया तो जल्दी जमेगा, तो शीघ्रता से ठंडा होकर जम जाता है, जिससे रवे व दाने छोटे बनते हैं। जैसे बेसाल्ट, बेसाल्ट चट्टान। जब लावा पृथ्वी के अंदर जमता है, पृथ्वी के अंदर जमता है, तो धीरे धीरे ठंडा होता है, जिससे कण व रवे बड़े बनते हैं, बड़े बनते हैं। जैसे ग्रेनाइट। आपकी ग्रेनाइट जो चट्टान होती है वो बड़े कणों वाली होती है। ग्रेनाइट आपने किचन वगैरह में लगाई होगी, आप गौर से देखना, बहुत बड़ा कण आपको मिलेगा। और बेसाल्ट होता है आपका चेजा पत्थर, उसको आप देखना बहुत बारीक कण मिलेंगे। तो ये आपकी एक बात थी जो आपको समझ में आ गई होगी। आगे की बात तो तीसरी विशेषता, इनमें परतें नहीं पाई जाती हैं, परतें नहीं पाई जाती हैं। आप बताओ, लावा बाहर आया, लावा बाहर आया, उसके ऊपर और लावा आ गया, तो वो सारा एक साथ ही तो जमेगा, नीचे से ठंडा होके पूरा एक साथ जम जाएगा। तो अलग अलग परतें क्यों होंगी? नहीं होंगी। और परत नहीं होती, एक तरल के ठंडा होने से बनती, इसलिए उनमें रंध्र, रंध्र जो होते हैं वो भी नहीं होते। इनमें रंध्र या छिद्र नहीं होते हैं, नहीं होते भी। बालू रेत का पत्थर है तो उसके अंदर छिद्र मिलेगा, आप पानी डालोगे तुरंत चला जाएगा, पत्थर में नहीं जाएगा क्योंकि उसमें छिद्र नहीं होते। तो इनमें रंध्र व छिद्र नहीं होते। ये दोनों बात नोट कर लेना, इनमें परत भी नहीं होती और रंध्र या छिद्र भी नहीं होते।
और रंध्र नहीं होते तो क्या नहीं होता वो भी ध्यान से सुन लो। इन चट्टानों में पानी सुगमता से प्रवेश नहीं कर पाता है, पानी सुगमता से प्रवेश नहीं कर पाता है, और पानी अंदर नहीं जाएगा तो रासायनिक अपक्षय नहीं होगा। रासायनिक अपक्षय तभी होता है, रासायनिक अपक्षय कितने प्रकार का होता है? ऑक्सीकरण, कार्बोनीकरण, जल योजन, यही तो होता है। तो तीनों तभी तो होता है जब पानी जाएगा। अब पानी नहीं जाएगा तो तीनों ही काम नहीं होंगे। तो आप याद रखना, इन चट्टानों में पानी प्रवेश नहीं कर पाता, अतः रासायनिक अपक्षय का प्रभाव, रासायनिक अपक्षय का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो किसका प्रभाव पड़ेगा? इन चट्टानों पर भौतिक अपक्षय, भौतिक या यांत्रिक एक ही नाम होता है, भौतिक या यांत्रिक अपक्षय का प्रभाव पड़ता है। ये अगला टॉपिक हमारा यही रहेगा, अपर्दन और अपक्षय। अपक्षय का मतलब होता है चट्टानों का अपने ही स्थान पे टूटना फूटना। अब कोई चट्टान आगन्य ग्रेनाइट बेसाल्ट है और वो हर रोज तापमान के कारण गर्म होकर फैलती है, हर रोज सिकुड़ती है, हर रोज फैलती है, हर रोज सिकुड़ती है, तो फिर वो टूटेगी, वो बिखरेगी, लेकिन उसके अंदर पानी नहीं जाएगा। तो फिर उसके जैसे रासायनिक अपक्षय क्या होता है, आपने देखा होगा दीवारों के नीचे नीचे ईंट जो होती है वो भुरभुर आके नीचे गिर जाती है, जिसको कई जगह लूणी कहते हैं, और भी नाम होते हैं आपके लोकल बहुत सारे। तो ऐसा प्रभाव तभी होता है जब वहां नमी आए। ईंट के लूणी तभी लगती है जब वहां नमी आए, नमी नहीं आती तो नहीं लगती है। तो इसमें पानी प्रवेश करता ही नहीं है, तो फिर रासायनिक अपक्षय का प्रभाव कहां पड़ेगा? बताओ, इतनी बातें समझ में आ गई क्या? ओके भी, इतनी बातें समझ में आ गई तो अगली बात पे चलते हैं। अगली बात हमारी क्या है? इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। भाई ये बात याद करने की जरूरत कहां है? कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चट्टान कहां से बन रही है? जो लावा पृथ्वी के अंदर से बाहर आ रहा है। आप बताओ, पृथ्वी के अंदर कोई जीव जंतु रहते हैं क्या? भाई जीव जंतुओं के अस्थि पिंजरों का नाम ही तो जीवाश्म होता है। तो पृथ्वी के अंदर जीव जंतु होते ही नहीं है, तो जीव जंतुओं के अवशेष कहां से आएंगे? तो ये तो सोचने वाली बात नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं है इस बात को। अब पृथ्वी के अंदर होता क्या है वो बाहर आएगा। पृथ्वी के अंदर क्या है? लोहा, तांबा, सीसा, जस्ता, सोना, चांदी, जितने धात्विक खनिज सब पृथ्वी के अंदर है। ये सब ज्वालामुखी के लावा के साथ बाहर आते हैं। तो आग्नेय चट्टान धात्विक खनिजों की दृष्टि से, धात्विक खनिजों की दृष्टि से क्या होती है? धनी होती हैं। ज्वालामुखी अपने साथ लोहा, तांबा, सोना, चांदी, सीसा, जस्ता बाहर लाती है। बिल्कुल लाती है भी। यदि ज्वालामुखी नहीं होती तो ये खनिज ही बाहर नहीं आते। आपके जितना विकास है ये विकास ही नहीं हो पाता। तो ये लोहा, तांबा
कई बच्चों को लगता है सर सीसा, अरे सीसा क्या है? सीसा एलोह धातु है। कल वाले वीडियो में ये बात बताई थी मैंने, एलो धातु, धात्विक खनिज की बात कर रहा हूं मैं। देखो इधर मैंने धात्विक खनिज लिखा है। अधात्विक खनिज क्या होते हैं? अबरक वगैरह, कोयला, पेट्रोलियम, ये अधात्विक होते हैं। तो आपको याद रखना है कि इनमें धात्विक खनिज ज्यादा पाए जाते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट है मुख्य आग्नेय चट्टान। मुख्य आग्नेय चट्टान कौन सी? तो दो नाम तो सबसे पहले आपको याद रखने। एक तो आपको याद रखना है बेसाल्ट। क्या याद रखना है? बेसाल्ट। और साथ में यह भी याद रख लेना है बेसाल्ट बहिर्जात आग्नेय चट्टान है जिसके कण बारीक होते हैं। एक आपको याद रखनी है ग्रेनाइट, ये अंतर्जात पातालीय आग्नेय चट्टान है, इसके कण बहुत बड़े होते हैं। सबसे बड़े कणों वाली आग्नेय चट्टान और आपके छोटे कणों वाली। पिछली बार सेकंड ग्रेड आरपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है, अंतर्जात और बहिर्जात वाला, देख लो आप। इतनी इंपॉर्टेंट बातें हैं ये, छोटी छोटी बातें। अब इसके अलावा आप जानना चाहो तो जैसे पिचस्टोन, पिचस्टोन इसमें कण बारीक होते हैं, ये अभी बताऊंगा। पिचस्टोन है। और ऑब्सीडियन है, ऑब्सीडियन, ऑब्सीडियन इंपॉर्टेंट। तो ये चार ही नाम है। अब इसके अलावा जैसे आपके ज्वालामुखी वाले नाम आ जाते हैं, ज्वालामुखी वाले ग्रेबो, बम, ब्रेसिया, तो ये सब तो ज्वालामुखी के साथ निकले टुकड़ों का नाम होता है। एक डायोराइट भी होता है भी, डायोराइट, ये डायोराइट भी आग्नेय चट्टान है। एक आध और बता दूंगा बाद में निर्माण के आधार पे। और देखें तो पैग्मेटाइट भी एक चट्टान होती है आग्नेय, पैग्मेटाइट, पैग्मेटाइट, ये सब आपकी कौन सी चट्टान है? आग्नेय चट्टान है। इधर मैंने आपको एक देखो, ये वाली चट्टान जो है ये आपकी है बेसाल्ट। इसके आपको कण दिख रहे हैं क्या? कैसे हैं? बहुत बारीक है, बहुत बारीक, जूम करके देख लेना चाहिए। तो इसका आपको तीन बातें याद रखनी सबसे ज्यादा, कि एक तो ये कौन सी चट्टान है? बेसाल्ट। कण क्या होते हैं? बारीक, और रवे नहीं होते हैं। आप ये कह सकते हो कि रवे नहीं होते। और एक आपकी इसकी खास बात क्या है? इसकी ये बहिर्जात आग्नेय चट्टान है, आग्नेय चट्टान, बहिर्जात आग्नेय चट्टान है। यह बात आपको पता रहनी चाहिए कि ये पृथ्वी के बाहर जो लावा आ जाएगा उससे बनेगी। ओके। और एक ये आपकी क्षारीय, जिसको क्षारीय, अम्लीय और क्षारीय नहीं होता क्या? इसको बेसिक, इंग्लिश में बेसिक भी कहते हैं। बेसिक आग्नेय चट्टान है, आग्नेय चट्टान, क्षारीय या बेसिक आग्नेय चट्टान। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद ये आपकी क्या है? ग्रेनाइट, ग्रेनाइट है ये। आप देखोगे तो आपको इसमें देखो कितने बड़े बड़े कण दिख जाएंगे, बहुत बड़े बड़े कण दिख जाते हैं ना। तो ये बड़े कणों वाली चट्टान होती है। आप गौर से देखोगे तो दिखेगा, सब कुछ समझ में आएगा। चलो इसकी भी दो चार बातें लिख देते हैं। ग्रेनाइट, एक खास बात इसकी क्या है? ये पातालीय, अभी समझाऊंगा ये सब बातें। पातालीय आग्नेय चट्टान है, मतलब अंतर तो है ही, अंतर्वेदी आंतरिक भाग में तो बनती है, लेकिन सबसे गहराई में बनती है पातालीय आग्नेय चट्टान।
सबसे बड़े कण एवं रवे पाए जाते हैं। कण और रवे सबसे बड़े इसी चट्टान में पाए जाते हैं। कैसी चट्टान है ये है अम्लीय आग्नेय चट्टान। अम्लीय आग्नेय चट्टान है, ठीक है। और इसमें सिलिका की अधिकता होती है, वो तो आपको पहले से भी पता है। जिसमें सिलिका की अधिकता होती है उसी का नाम होता है अम्लीय लावा। जिसमें सिलिका की मात्रा कम होती है वो क्षारीय लावा होता है। तो ये आपकी ग्रेनाइट चट्टान है। इधर मैंने आपको कुछ चित्र दिखाए हैं। ये जैसे बेसाल्ट है, बेसाल्ट ये एग्जाम्पल है आग्नेय चट्टानों के। ये प्यूमिस है, प्यूमिस ये ज्वालामुखी से निकले हुए पदार्थों के आधार पे नाम है। ये ऑब्सीडियन है, ऑब्सीडियन। कुछ बच्चों को लगता है सर ये ऑब्सीडियन क्या होती है, तो बेटा आग्नेय चट्टान होती है। बात तो मैंने बता दी और अब आपको दिखा भी दी। इसके कण जो होते हैं वो बहुत बारीक होते हैं, तो ये ग्लास टाइप की होती है। ऑब्सीडियन जो होती है इसको आप ग्लासी, ग्लासी आग्नेय चट्टान बोल सकते हो। ग्लासी आग्नेय चट्टान, ग्लास की तरह चमकने वाली बारीक कणों वाली। ये क्या है, रायोलाइट है। रायोलाइट, रायोलाइट आपने ज्वालामुखी में पढ़ा हो तो रायोलाइट मैग्मा जो पृथ्वी के बाहर कम आता है, नहीं आ पाता है, ये बातें मैंने आपको बताई थी। ये क्या है, स्कोरिया, स्कोरिया, स्कोरिया है। ये क्या है, डीसाइट है ना। ये क्या है, ग्रेनाइट, ग्रेनाइट। ये क्या है, ग्रेबो, ग्रेबो। ये क्या है, डाइबेस, ये इतने आती नहीं है डाइबेस। ये डायराइट, डायोराइट, डायोराइट। ये पैग्मेटाइट, पैग्मेटाइट। ये पेरिडोटाइट, इसका नाम भी लिख देता हूं, पेरिडोटाइट। ये आपके आग्नेय चट्टानों के एग्जाम्पल हैं। ये आपके क्या है, एग्जाम्पल है। तो ये मैंने आपको पीछे वाले वीडियो में यही बातें बताई है। पीछे वाली क्लास में जैसे अभी इस वाले में देखो ये लिखा, बेसाल्ट, ग्रेनाइट, पिचस्टोन, ऑब्सीडियन, पैग्मेटाइट, डायोराइट, ब्रेसिया, बम, ग्रेबो। यही उधर मैंने आपको पिक्चर के द्वारा दर्शा दिया। पिक्चर से पिक्टोरियल जो चीजें होती हैं वो थोड़ी सी मेरे हिसाब से समझ में आ जाती हैं ज्यादा आसानी से। आग्नेय चट्टानों के उदाहरण ये। अब हम चलते हैं अगली बात पे। आग्नेय चट्टानों का हम वर्गीकरण करेंगे और सबसे पहला हम करेंगे स्थिति के आधार पर। अभी तक आपने पढ़ा है कि लावा के जमने से आग्नेय चट्टान बनती। ये लावा यहां से चला और मान लो ये बाहर निकलने की बजाय यहां पे ठंडा होके जम गया। और एक बात यह है कि ये बाहर आ गया। अब बाहर तो आ गया तो इसका नाम होगा बहिर्वेधी या बाह्य आग्नेय चट्टान, बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान। और इसका नाम क्या होगा, आंतरिक आग्नेय चट्टान, आंतरिक आग्नेय चट्टान। आप सोचो क्या इसमें कोई गलत, कोई समझने वाली कोई बहुत मुश्किल स्थिति है ही नहीं। यदि लावा धरातल को फाड़ के बाहर आ गया तो बहिर्वेदी और अंदर रह गया तो आंतरिक।
भूगोल में बहुत सारी बातें केवल ऐसी होती हैं, यदि वो पढ़ी हुई हो तो कोई समस्या नहीं रहती। केवल समस्या तब रहती जब पढ़ी हुई होती ही नहीं, देखी हुई नहीं होती वो बातें, तब समस्यात्मक होती। अब आपसे पूछ ले जाए बेसाल्ट कैसी चट्टान है, अब आगन्य तो है, वो बहिर्जात बहिर्वेदीय या आंतरिक, ये आपको पता होना चाहिए। ओके भी, चलो अब शुरू करते हैं हमारी बात स्थिति के आधार पे। तो पहली देख लेते हैं, पहली का नाम क्या होगा, बहिर्वेदी। इतना तो आप समझते ही हो, बहिर्वेदी का मतलब बाहर, बाह्य, बाह्य आग्नेय चट्टान। चट्टान तो आग्नेय है, लेकिन पृथ्वी के बाहर बनी या अंदर बनी, इसके आधार पे नाम है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्सट्रूसिव, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। तो हमें तो जरूरत ही नहीं है, इतना ही पता होना चाहिए, बाहर आ गई, एक्स बाहर आ गई, और इनका मतलब अंदर रह गई। ओके, तो अब इसमें हम लिख देते हैं, जब मैग्मा, क्योंकि पृथ्वी के अंदर रहता है तब मैग्मा होता है, जब मैग्मा भूपृष्ठ या धरातल को फाड़कर बाहर आ जाता है, तो लावा धरातल पर शीघ्रता से ठंडा होकर जम जाता है। बाहर आएगा तो जल्दी जमेगा, पृथ्वी के अंदर टेम्परेचर ज्यादा होता है, इसलिए वो धीरे धीरे जमता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ओके, इन्हें ज्वालामुखी आग्नेय चट्टान भी कहते हैं। ठीक बात है भी, ज्वालामुखी आग्नेय चट्टान भी कहते हैं, क्योंकि जब लावा बाहर आ गया तो ज्वालामुखी हो गई, अंदर रह गया तो ज्वालामुखी नहीं हुई, यह बात ध्यान रखना। इसमें लावा शीघ्रता से ठंडा होता है, अतः रवे व कण बहुत बारीक होते हैं, बहुत बारीक होते हैं। रवे और कण जो हैं वो बहुत बारीक हो जाते हैं, और इसमें एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। एग्जाम्पल आप देखो, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल तो है बेसाल्ट। अभी मैं आपको यही बात बता रहा था, यही पेपर में आएगी बात, ये इंपॉर्टेंट की पावर 10,000 वाली बात है। सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड सब में आ जाती है, जहां पे भी चट्टान टॉपिक होता है वहां पे। इसके अलावा ओब्सीडियन, ओब्सीडियन ये भी आपकी बेसाल्ट समूह की चट्टान होती है। एक एंडेसाइट, एंडेसाइट भी इसी की बारीक कणों वाली होती है, ये भी बाहर बनती है। एक रायोलाइट, रायोलाइट। अब देखो, अब मैं आपको और लिखूं कौन से, ब्रेसिया, टफ, लेपिली, बम, तो कोई काम की बात थोड़ी, वो तो ज्वालामुखी के साथ बाहर आने वाले पदार्थों के ही नाम है, फिर भी चलो लिख देता हूं, लेपिली, ब्रेसिया,
टफ आदि बहिर्वेधी आगन्य चट्टान हैं। इसमें अभी तक यूजीसी नेट तक के एग्जाम में केवल ये बेसाल्ट आया है, केवल ये बेसाल्ट आया, आगे वाली नहीं आई। मेरा मानना ये भी है कि अब ये भी आ जाएगा कभी ना कभी, ऑब्सीडियन। ऑब्सीडियन, और आप थोड़ा सा याद रखो तो यहां तक भी याद रख सकते हो, नहीं तो ये दो पक्के याद रख लो, बाकी की जरूरत नहीं है। ओके भी, इनमें काम की बात कहां थी, ये वाली। रवे व कण बहुत बारीक होते हैं, रवे और कण बारीक होते हैं। क्यों होते हैं? अब कथन कारण वाला क्वेश्चन यूजीसी नेट में फर्स्ट ग्रेड में आ सकता है कि बेसाल्ट चट्टान बारीक कणों वाली होती है, कथन हो गया। अब कारण आपको दे दिया कि इसका कारण क्या है, रीजन, तो आपसे दे दिया बेसाल्ट का निर्माण धरातल पर होता है, धरातल पर लावा तीव्रता से ठंडा होकर जम जाता है। तो इसका मतलब सही बात है, कथन और कारण दोनों सही है, व्याख्या भी सही है, तो ये आपको देखनी है। ओके जी, बहिर्वेधी जो ज्वालामुखी बाहर आ गई, और इसीलिए इनको ज्वालामुखी आग्नेय चट्टान कहते हैं, क्योंकि जब धरातल को फाड़ के बाहर आ गई तो फिर ज्वालामुखी आग्नेय चट्टान हो गई। ओके, अगली बात पे आ जाओ। अगली आपकी होगी, अंदर रह गई तो नाम क्या होगा अभी, अंतर्वेधी या आंतरिक, आंतरिक, और इसी को इंग्लिश में हम क्या कह देंगे, आग्नेय चट्टान। ये आपकी है जो पृथ्वी के अंदर रह जाएगी, लावा धरातल को फाड़ के बाहर नहीं आ पाएगा, लावा धरातल को फाड़ के बाहर नहीं आ पाएगा। अब ये दो प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की क्या होती हैं, एक तो लावा यहां से ऊपर उठ ही नहीं पाया, यहां से ऊपर उठ ही नहीं पाया, यहीं पे ठंडा होके जम गया, तो इसका नाम होता है पातालीय, पातालीय आंतरिक आग्नेय चट्टान। और एक यहां से लावा उठा तो सही, लेकिन बाहर नहीं निकल पाया, और बाहर नहीं निकल पाया तो रास्ते में जम गया। यह हमने ज्वालामुखी की स्थलाकृतियों में पढ़ा भी था, लैकोलिथ, लैपोलिथ, फैकोलिथ, लेकिन बाहर नहीं आया, बाहर आते ही तो बहिर्वेदी चट्टान बन जाएंगी। तो इसमें दो प्रकार की होती हैं, एक पातालीय और एक मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान। मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान के लावा नीचे से चल तो पड़ा, लेकिन बाहर नहीं पहुंचा, रास्ते में ही ठंडा होके जम गया, इसलिए इनका नाम होता है मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान। देखो इसमें क्या खास बात है। पहली बात, जब लावा पृथ्वी के बाहर नहीं आ पाता है, नहीं आ पाता है, आंतरिक भाग में ही, आंतरिक भाग में ही ठंडा होकर, आंतरिक भाग में ही ठंडा होकर जम जाता है, आंतरिक भाग में ही ठंडा होकर जम जाता है, तो उन्हें आंतरिक आग्नेय चट्टान कहते हैं।
आंतरिक आग्नेय चट्टान कहते हैं, उसका नाम होता है आंतरिक आग्नेय चट्टान। ये दो प्रकार की होती हैं, आंतरिक आग्नेय चट्टान वापिस से दो प्रकार की होती हैं। और कौन कौन सी होती हैं देखो, पहली होती है आपकी पातालीय। पातालीय, पातालीय का ही नाम होता है प्लूटोनिक। प्लूटोनिक ये इंग्लिश वर्ड है। इस प्लूटोनिक वर्ड का मतलब पाताल ही होता है, आग्नेय चट्टान। अभी मैंने आपको बताया जब लावा नीचे से उठ ही नहीं पाता, बहुत गहराई में ही रह जाता है और वहीं पे ठंडा होकर जम जाए, तो उसका नाम होता है पातालीय। पातालीय आग्नेय चट्टान, उसका नाम होता है पातालीय आग्नेय चट्टान। तो कहीं समस्यात्मक विषय है नहीं इस बात में, पातालीय आग्नेय चट्टान में। ओके, देखिए आप पातालीय आग्नेय चट्टान में क्या होता है। प्लूटोनिक का अर्थ क्या है? प्लूटोनिक का अर्थ है पाताल, या पाताल किसे कहते हैं? अत्यधिक गहराई में, अत्यधिक गहराई में। तो आप समझ गए इसका मतलब क्या होता है? यह सबसे गहराई में बनने वाली आग्नेय चट्टान होती है। आग्नेय चट्टान होती है, मतलब बहुत ज्यादा गहराई में इसमें होता है। और इसका ध्यान रखना कि इसका एग्जाम्पल कौन है? ग्रेनाइट। ग्रेफाइट जो होती है वो कायांतरी चट्टान होती है, पेंसिल की नींब वाली। ये क्या है? ग्रेनाइट। आपको पता होना चाहिए ग्रेनाइट पातालीय आग्नेय चट्टान का सर्वोत्तम उदाहरण है। पातालीय आग्नेय चट्टान का सर्वोत्तम उदाहरण है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट से गहराई में कोई आग्नेय चट्टान नहीं बनती, सबसे गहराई में बनती है। ओके, और इसके दो और भी होती हैं, दो चट्टान और भी होती हैं जो पातालीय होती हैं। एक होती है डायोराइट। डायोराइट, लेकिन एग्जाम में केवल ग्रेनाइट आती है, डायोराइट। एक तो डायोराइट होती है और एक होती है पेरिडोटाइट। पेरिडोटाइट, पेरिडोटाइट। ये याद करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमारा उद्देश्य ये होता है कि कोई भी बात बचे नहीं, इसलिए ये भी बता देते हैं। पातालीय चट्टान है, पातालीय चट्टान है, ये सब पातालीय चट्टान है। अब बताओ इनमें कणों की क्या स्थिति होगी? अब बहुत गहराई में लावा जमेगा तो क्या होगा? ये या इनका निर्माण पृथ्वी में बहुत अधिक गहराई में होता है। इसलिए लावा नहीं कहेंगे, मैग्मा कहेंगे। इसलिए मैग्मा बहुत धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे ठंडा होता है।
अतः रवे व कण सबसे बड़े होते हैं। याद रखना, सबसे बड़े कणों वाली आग्नेय चट्टान का नाम है ग्रेनाइट। सबसे बड़े कणों वाली आग्नेय चट्टान का नाम है ग्रेनाइट। याद रखना भाई, सबसे ज्यादा रवे, सबसे बड़े कण किसमें होते हैं? ग्रेनाइट में होते हैं। ठीक है, यह बात भी कंप्लीट होगी। अब आपकी आ गई, देख लेता हूं मैंने क्या टाइटल डाला था यार, 1 नंबर, हाँ 1 नंबर पातालीय या अंतर्वेदी चल रही। पातालीय के बाद आपकी अगली बात आ गई कौन सी? मध्यवर्ती अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान, यानी कि इसमें भी लावा तो पृथ्वी को फाड़ के बाहर आया ही नहीं, पृथ्वी के अंदर ही रह गया। जब मैग्मा भूगर्भ से ऊपर उठता है, परंतु जब मैग्मा भूगर्भ से ऊपर उठता है परंतु बाहर नहीं आ पाता, मार्ग में ही चट्टानों के मध्य दरारों में ठंडा होकर जम जाता है। ये बात सही कह रहा है कि ये, अब ध्यान से सुनना, ये पृथ्वी है, अंदर से लावा चल तो पड़ा लेकिन ये बाहर नहीं आ पाया, रास्ते में जम गया, जिसका नाम आपको पता होगा क्या था? फैकोलिथ। ये आपका लैकोलिथ, ये आपका लैपोलिथ। ऐसी मैंने आपको ये सील, डाइक, ये सब मैंने आपको बताई है जो रास्ते में जम जाती है। ज्वालामुखी टॉपिक में हम पढ़ चुके हैं, बार बार एक ही चीज को रिपीट करने से कोई मतलब नहीं निकलता। ओके, ये पातालीय की बजाय जल्दी ठंडी होती है, अतः इसमें पातालीय से छोटे कण व बहिर्वेदी से बड़े कण होते हैं। आप इनको मध्यम कणों वाली चट्टान भी कह सकते हो, न तो बहुत बड़े होते हैं न छोटे होते हैं। इनमें प्रमुख कौन है, क्या क्या नाम होता है इनमें? बैथोलिथ, लेकोलिथ, फेकोलिथ, सील, डाइक मुख्य हैं। एक बात यहां ध्यान रहे आपको, ये आग्नेय चट्टानों के नाम नहीं है, ये आग्नेय चट्टानों के रूप है। रूप जमाव किस रूप में हुआ, ऐसे। ये लिख देता हूं, ये अंतर्जात आग्नेय चट्टान
का रूप हैं ने की प्रकार। एक बात और बताना चाहूंगा मैं आपको, ये बैथोलिथ जो होता है ये इन सब में सबसे गहरा होता है, लेकिन इसको हम पातालीय में शामिल नहीं करेंगे। ये भी मध्यवर्ती का ही पार्ट होता है, क्योंकि बैथोलिथ भी तब बनता है जब बहुत गहराई में लावा, नीचे से चला हुआ लावा जम जाता है। अब वर्ड तो वहां पे भी बहुत गहराई में उपयोग होता है, लेकिन पाताल ये उपयोग नहीं होता। ये बात आपको पता होनी चाहिए। यहां तक की बातें आपको समझ में आ गई क्या, बताओ? ओके, इतनी बातें समझ में आ गई तो हम अगली बात पे चलते हैं। और अब हम बात करेंगे रासायनिक संरचना के आधार पे। रासायनिक संरचना के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है जी। रासायनिक संरचना का मतलब होता है किस चट्टान में क्या ज्यादा है, मतलब किसमें सिलिका ज्यादा है, किसमें मैग्नीशियम ज्यादा है, किसमें फेरस ज्यादा है। यही तो आपकी रासायनिक संरचना होती है। तो इसके आधार पे देखो, मोटे तौर पे इसमें 4 प्रकार की चट्टान होती है। कितने प्रकार की चट्टान होती है? 4 प्रकार की। एक डायग्राम से समझ लें तो ज्यादा बेटर हो जाएगा, क्योंकि सारी चीजें एक साथ दिख जाएंगी फिर। देखिए, पहली आपकी होती है अम्लीय आग्नेय चट्टान। अम्लीय आग्नेय चट्टान, तो अम्लीय लावा का प्रकार है। दूसरी आपकी होती है क्षारीय। इसी क्षारीय का एक नाम और होता है बेसिक आग्नेय चट्टान, बिल्कुल। तीसरी आपकी होती है मध्यवर्ती मतलब इन दोनों के बीच में, न तो अम्लीय न क्षारीय, मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान। और एक होती है अल्ट्रा बेसिक। ये वाला बेसिक शब्द, अल्ट्रा बेसिक या क्षारीय, मतलब बहुत ज्यादा क्षारीय। अल्ट्रा का मतलब और ज्यादा, क्षारीय आग्नेय चट्टान। ये आपकी बात है। अब सबसे पहले तो आप इनमें सिलिका देख लो। सबसे पहले तो आप इनमें क्या देख लो? सिलिका। इसमें सिलिका कितनी होती है? इसमें सिलिका होती है 65 से 85%। ओके जी। क्षारीय में कितनी होगी? क्षारीय में सिलिका कम है, तभी तो उसका नाम क्षारीय या बेसिक है। 45 से 60%। आप कंपेयर करो और याद करो। अम्लीय में सिलिका ज्यादा होती, तभी गाढ़ा चिपचिपा लावा होता है। क्षारीय चिपचिपा गाढ़ा नहीं होता, क्योंकि उसमें सिलिका की मात्रा कम होती है। ओके। मध्यवर्ती में तो भी इनके बीच की होती है, तो 45 से 60 और 65। तो इसमें आप सिलिका जब आप देखोगे तो आपके सामने एक निष्कर्ष आ जाएगा, और वो क्या आ जाएगा? 55 से आप कह सकते हो 65, मतलब बीच की। और अल्ट्रा बेसिक में तो सिलिका बहुत कम होगी,
तो इसमें सिलिका कितनी होगी? 45% से कम। सोचने वाली ज्यादा बात ही नहीं है। अम्लीय लावा तभी अम्लीय होता है जब उसमें सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है। सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है, इसमें कम होती है तो क्षारीय होता है। मध्यवर्ती में तो बीच की होगी। और अल्ट्रा बेसिक या अल्ट्रा क्षारीय, अल्ट्रा का मतलब और ज्यादा क्षारीय, और इसमें सिलिका 45 से क्या होती है? कम। अब आपको इनका घनत्व बता देता हूं कि घनत्व की क्या स्थिति होती है। इसका घनत्व हल्की बारिश से पता चल जाएगा। इसका घनत्व होता है 2.75 से 2.8। ठीक है जी। इसका कितना होता है घनत्व? आपके कमेंट का मैं वेट कर रहा हूं। आप लोग यदि कमेंट करोगे तो उसका जवाब भी देंगे। लाइव क्लास आपकी चल रही है। 3.0। मध्यवर्ती तो मध्यवर्ती होगा। मध्यवर्ती तो भाई मध्यवर्ती होगा। तो इसमें 2.75 से आप इसको 2.8 कह सकते हो। 2.8। और इसका होता है घनत्व 2.8 से 3.4। बड़ी खतरनाक बात है। सबसे भारी चट्टान होती है अल्ट्रा बेसिक। इतनी बात समझ में आ गई? अब आपको एग्जाम्पल बताता हूं। भाई इसमें कुछ नहीं लग रहा मुझे तो। ये आपकी एक चट्टान है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जो होती है वो होती है। और इसमें क्या ज्यादा होता है? खनिज की बात करें तो क्वार्टर्ज व किसकी अधिकता होती है? फेल्सपार की। फेल्सपार खनिज कल वाली क्लास में आपको करवाए थे। ग्रेनाइट इसका एग्जाम्पल है। यह बात मैं पहले भी बता चुका हूं कि ग्रेनाइट अम्लीय आग्नेय चट्टान है। ये इसमें एग्जाम्पल क्या आएगा? बेसाल्ट। ये भी हम बात कर चुके हैं। बेसाल्ट। बेसाल्ट क्या है? क्षारीय है। इसमें इसके अलावा ग्रेबो 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 और डोलेराइट भी इसी में आती है। डोलेराइट, ग्रेबो व डोलेराइट जो होती है वो इसी में आती है। ठीक है। 3 नंबर पे डायोराइट। डायोराइट डायोराइट जो आपकी होती है वो मध्यवर्ती होती है। एक एंडेसाइट भी होती है। एंडेसाइट एंडेसाइट सर इतने नाम याद कौन करेगा? आपको शायद जब आपने पहली बार ज्योग्राफी पढ़नी शुरू की तो इस बात में भी समस्या आई होगी कि ग्रेनाइट आंतरिक आग्नेय चट्टान होती, बेसाल्ट भाई होती। अब नहीं आएगी। तो ऐसे धीरे धीरे सब बंद हो जाएगी समस्याएं। आप इसको पढ़ते रहो। अल्ट्रा बेसिक क्या होती है? पेरिडोटाइट। पेरिडोटाइट ये भी आपको याद कर लेनी चाहिए। ये भी याद कर लेनी चाहिए। एक ये वाली इंपॉर्टेंट है, एक ये वाली इंपॉर्टेंट है, और एक ये वाली इंपॉर्टेंट है। और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट ये सिलिका की मात्रा। ये आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। जिन चट्टानों में सिलिका सबसे कम होती है वो क्या कहलाती है, और सबसे ज्यादा होती है वो क्या कहलाती है? इतनी बातें बताओ, समझ में आ गई क्या? आ गई तो आप कमेंट कर दो, आगे की बात शुरू करेंगे। ठीक है जी। अब हमारी ये रासायनिक संरचना के आधार पे थी। पहली स्थिति के आधार पे थी, फिर रासायनिक संरचना के आधार पे थी। अब हम बात करेंगे कणों के आधार पर। कणों के आधार पर आग्नेय चट्टान। कणों के आधार पर आग्नेय चट्टान।
भाई बड़े कण वाली, छोटे कण वाली, इतनी देर से यही बातें बता रहा हूं। अब कोई समस्यात्मक मुझे तो लग भी नहीं रहा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। इसको भी ऐसे ही पार्टिसिपेट कर ले, नहीं चलो ऐसे लिख देते हैं। 1 नंबर, बड़े कणों वाली आग्नेय चट्टान। अब आप खुद समझ सकते हो कि ये जो चट्टान होगी ये पाताल में बनेगी, और इसका नाम होता है फेनेरिटिक, इंग्लिश में फेनेरिटिक। मैं आपको इंग्लिश में नहीं हिंदी में लिख के देता हूं, इंग्लिश में लिखूंगे तो याद नहीं रहेगा। फेनेरिटिक, इसका नाम फेनेरिटिक होता है, ये याद करना पड़ेगा भाई। कई बार बड़े कणों वाली ने पूछ के ये पूछ लेते हैं। तो ये कौन सी होती हैं? ये प्लूटोनिक होती हैं, प्लूटोनिक आग्नेय चट्टान होती हैं। जो आपकी पाताल में बनती हैं वो वाली होती हैं। और इनमें एक नाम आपको हमेशा याद रखना है, वो है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट है, और डायोराइट भी है। डायोराइट आप लिखोगे 2-3 बार, ये आगे वाले नाम तुम्हें कम समझ में आ रहे होंगे, तो ये 2-5 बार जब आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएंगे। फिर आपकी दूसरी बात, दूसरे नंबर बात होती है बारीक कणों वाली आग्नेय चट्टान। पता ही है सबको, बेसाल्ट है। बारीक कणों वाली आग्नेय चट्टान। और बारीक कणों वाली आग्नेय चट्टान का इंग्लिश में नाम क्या होता है? एफेनेटिक। एफेनेटिक, एफेनेटिक आग्नेय चट्टान होती है। ओके, इसमें क्या होते हैं? बेसाल्ट इसका उदाहरण होता है। इसमें कण इसमें कण इतने बारीक होते हैं, इतने बारीक होते हैं कि उन्हें किससे देखना पड़ेगा बताओ? माइक्रोस्कोप से। माइक्रोस्कोप के बिना नहीं देखा जा सकता है। बिल्कुल नहीं देखा जाएगा भी। और इसका एग्जाम्पल कौन है? एक ही नाम बारीक कणों का, एक ही नाम बेसाल्ट। मोटे कणों का एक ही नाम ग्रेनाइट। 3 नंबर आपकी होती है कण रहित, जिसमें कण होते ही नहीं है। इसको इंग्लिश में कहते हैं ग्लासी। ग्लासी, ग्लासी इग्नियस रॉक। तो हमने इसको भी यहां ग्लासी लिख दिया। ये नाम आपको एफेनेटिक, फेनेरिटिक ये याद करने, धीरे धीरे याद हो जाएंगे। इसमें हम सीधा लिखेंगे कणों का अभाव। साहब कणों का अभाव ही होता है। शीशा जो होता है उसमें कण कहां दिखते? तो ये शीशे टाइप की होती हैं। और इसके एग्जाम्पल बताओ। एक एग्जाम्पल थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, ऑब्सीडियन। और मैंने ये भी कहा था कि ये याद रख लेना है, ये काम का है। ऑब्सीडियन, पिचस्टोन। पिचस्टोन, एक प्यूमिस भी होता है, प्यूमिस, जिसको हम जाग कहते हैं। जाग टाइप का होता है प्यूमिस। ये आपके, और नहीं लिखेंगे, इतना बहुत है। ये आपके एग्जाम्पल हैं। चौथे नंबर का एक और बच गया भाई, यहीं लिख देंगे। एक पेज और आएगा, आपको एक और डाउनलोड करना पड़ेगा। 4 नंबर। 4 नंबर आपकी होती फ्रैगमेंटल। फ्रैगमेंटल यानी एक, वैसे तो
इसमें कणों का आधार नहीं होता, अथवा टुकड़ों वाली सेल कहते हैं इसको, टुकड़ों वाली सेल। मतलब चट्टानों के टुकड़े ही आ जाएं जो ज्वालामुखी के साथ आते हैं, आपको पता ही है। सीधा एग्जाम्पल लिख देता हूं इसमें, बम ज्वालामुखी के साथ मटर के दाने के आकार का टुकड़ा बम कहलाता है, जो बाहर आता है बम। लेपीली, लेपीली ब्रेसिया, बम लेपीली ब्रेसिया ज्वालामुखी राख। ये जो आपके होते हैं वह टफ भी आप कह सकते हो, टफ। ये आपके फ्रोगमेंट, फ्रोगमेंटल या फ्रोगमेंट कहलाते, फ्रोगमेंट इग्नियस रॉक। ये आपकी एक चट्टान आज की क्लास में हमने कंप्लीट की, जिसका नाम था आग्नेय चट्टान। और आशा और उम्मीद दोनों ही करेंगे कि आपको समझ में आया होगा। कहीं कोई कमी रहती है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपका कोई अलग तरीका हो, आपको कोई बात नहीं समझ में आ रही हो तो क्यों नहीं समझ में आई, क्या नहीं समझ में आया, ये सब बातें आप बताओगे तो थोड़ा चेंजमेंट कर देंगे। क्योंकि पिछले 15-20 साल से हम इसी व्यवसाय में हैं, तो जैसा बच्चा बोलेगा उसके अकॉर्डिंग उसको स्ट्रेटेजी को चेंज कर देंगे। पढ़ाना कोई एक ऐसा नहीं होता कि बटन दबाया चालू कर दिया, जैसा आपके मन में आए वैसा पढ़ा दिया, नहीं। ये तो बच्चा क्या चाह रहा है उसके अकॉर्डिंग उसको बतानी पड़ेंगी बातें। तो आप कमेंट किया करो। आप कुछ यदि आपको चेंजमेंट करवाना है इस स्ट्रेटेजी में तो आप बताएंगे तो चेंजमेंट कर देंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।